मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वही सेट वन के कुछ सवाल करेंगे जो हो गए थे। कुछ क्वेश्चंस उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 21 है सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल is termed as कि डीएनए की सिंथेसिस आरएनए से इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन, बी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सी है ट्रांसलेशन इंग्लिश मीडियम है सर। और डी है रेप्लिकेशन। नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। हिंदी हम पढ़ दे रहे हैं, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि दोनों चीजें लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन बहुत सारे करवाने हैं, तो हिंदी में हम इसको पूरी तरीके से डिटेल में बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म कि डीएनए की आरएनए से बनना ये क्या कहलाता है। तो इसमें 4 प्रोसेस दे रखी है, ट्रांसक्रिप्शन की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, रेप्लिकेशन। इन चारों में क्या ऑप्शन होने चाहिए। तो हमने पिछली बार भी बताया था, कल ही बताया था आपको कि डीएनए टू आरएनए ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। देन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन it is known as translation, and the process from RNA to DNA it is reverse of transcription, तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि जनरल प्रोसेस क्या है, जनरल प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनना, लेकिन जब इसका उल्टा हो कि आरएनए से डीएनए, तो फिर वो रिवर्स हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यही पूछा गया है कि आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है। तो आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है इन विच phase of interphase the process of DNA replication takes place। कि इंटरफेस की किस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। इसके ऑप्शंस हैं एस फेज, बी है G1 फेज, सी है G2 फेज और डी है M फेज। तो जिस ऑप्शंस एस फेज, G1 फेज, G2 फेज और M फेज, ये 4 ऑप्शन है। अब जिन्होंने सेल साइकिल पढ़ रखी होगी वो तो आसानी से बता देंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सी फेज होती है
और किस फेज को इंटरफेज कैसे कहते हैं और किस फेज को डिवीजन फेज कहते हैं या एम फेज कहते हैं। तो हमने ये बताया था सेल साइकिल, यानी कि जो 11th की क्लास थी आपने पढ़ा भी होगा, उसमें जो सेल साइकिल है उसमें सेल साइकिल में दो फेज होती है, एक है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। एम फेज को माइटोटिक या मियोटिक फेज कहते हैं। अब जो इंटरफेज है इसको फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अगर कोई साइकिल वो क्या होती है डिवीजन फेज से बाहर हो जाती है तो वो G0 फेज में भी चली जाती है। मतलब अगर उसमें डिवीजन नहीं होना होता है तो G1 फेज की जगह वो G0 फेज में पहुंच जाती है, जैसे कि नर्व सेल्स है, उनमें डिवीजन जो है वो बंद हो जाता है और जब जरूरी होता है तब वो फिर G1 में वापस आके S फेज और G2 फेज से होके M फेज में जाती है। तो इंटरफेज में ये तीन फेजेस हैं। अब इन्हीं तीन फेजेस को ध्यान रख के आपको बताना है कि किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, देखिए इनके नाम से ही आप आसानी से बता पाएंगे कि G1 फेज में क्या होता होगा और M फेज में क्या होता होगा और S फेज में क्या होता। जैसे S फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं, G1 को ग्रोथ फेज फर्स्ट कहते हैं, G2 को ग्रोथ फेज सेकंड कहते हैं और M मैंने बता ही दिया माइटोटिक या मियोटिक फेज कहते हैं। तो एस फेज यानी सिंथेसिस फेज, तो इसी फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होगा, एस फेज में, जबकि G1 और G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23 है, द फिनोमिना of incomplete dominance is observed in कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण निम्नलिखित में से किसमें देखने को मिलता है। तो इसके ऑप्शन है ब्लड ग्रुप, बी है ह्यूमन स्किन, सी है स्नैपड्रैगन और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें दिखाई देगा, ब्लड ग्रुप में दिखाई देगा कि ह्यूमन स्किन कलर में दिखाई देगा कि स्नैपड्रैगन की सभी में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए मेंडल ने तीन लॉ दिए थे, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है वो कहता है कि जब भी हम प्योर ब्रीडिंग प्लांट को, दो प्योर ब्रीडिंग प्लांट जिनमें जो है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि दो प्योर ब्रीडिंग प्लांट हैविंग कंट्रास्टिंग करेक्टर, जब उनको क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में वही प्लांट ऑब्जर्व होते हैं या दिखाई देते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं। ओके, तो उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला इस बेसिस पे दिया था। दूसरा उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जो भी जीन है
वो सेग्रीगेट होते हैं एलील की फॉर्म में, यानी कि जीन हमेशा उनमें जीन है तो उनमें दो वर्जन होते हैं, ठीक है, जिनको एलील कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जीन कोई हाइट का जीन है तो उसके हाइट के दो वर्जन हो सकते हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ, ठीक है। उसी तरीके से और भी करेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि कलर की बात करें तो कलर में भी दो वेरिएशन हो सकते हैं, एक हो सकता है पर्पल और दूसरा हो सकता है वाइट। तो इस तरीके से बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। तो उन्होंने बताया था कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये जो जीन है उनके एलील सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, और इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और एलील हमेशा प्योर होते हैं, जिसको प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, ठीक। तीसरा लॉ उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब दो पौधे जिनमें दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, ठीक है, टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स थे। फॉर एग्जांपल अगर हमने दो प्लांट लिए जिसमें एक प्लांट जो है उसमें जो शेप ऑफ द सीड था, एक वो कलर हो गया शेप और दूसरा हो गया कलर ऑफ द सीड। तो सीड शेप और सीड कलर दो करेक्टर्स हो गए जिसके दो दो वर्जन हो गए। शेप के हो गए राउंड और रिंकल, उसी तरीके से कलर का हो गया येलो एंड ग्रीन, ठीक है। हर एक जीन में एक जो एलील होता है वो डोमिनेंट होता है और एक वो होता है रिसेसिव। वो डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कैसी है, ठीक। अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको डोमिनेंट कहा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको क्या कहा जाता है, उसको रिसेसिव कहा जाता है, ठीक है, या डोमिनेंट को वाइल्ड टाइप भी कहते हैं। तो शेप और कलर के बेसिस पे, यानी कि दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के बेसिस पे जब उन्होंने इसको डिफाइन किया तो उन्होंने बताया कि अगर हम दो प्लांट को क्रॉस कराए जिनके पास टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हो तो एक करेक्टर दूसरे करेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बोथ आर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड देयर करेक्टर, कि हर दोनों जो है अपने आप को इंडिपेंडेंटली वो एक्सप्रेस करते हैं F1 और F2 जनरेशन में, ठीक है। जनरली F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में तो सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर्स दोनों के शो होंगे। F2 जनरेशन में ही क्लियर होता है कि रिसेसिव करेक्टर उसमें कौन सा है, ओके। तो ये तो तीन करेक्ट प्रिंसिपल हो गए किसके, मेंडल के। लेकिन मेंडल के बाद भी कई सारे साइंटिस्ट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए और उनसे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के उनको जो है रिजल्ट मिले। उसमें पहला एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस डोमिनेंट का बिल्कुल उल्टा है। इसमें ये कहते हैं कि करेक्टर जो है जो कि F1 जनरेशन में आ रहे हैं वो मिक्स होते हैं, मतलब कि ना वो डोमिनेंट है और ना वो रिसेसिव है, वो बीच की कंडीशन पाई जाती है। इसीलिए उसको इनकम्प्लीट या सेमी डोमिनेंस या ब्लेंडेड डोमिनेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेड फ्लावर को क्रॉस कराते हैं व्हाइट फ्लावर से तो हमें पिंक कलर के फ्लावर मिलते हैं, यानी कि नाइदर रेड नॉर व्हाइट दोनों के करेक्टर नहीं मिले। कैसे मिले, बिटवीन दीज टू कंडीशन, मतलब इनके बीच की कंडीशन मिली, यानी कि इंटरमीडिएट कंडीशन मिली। तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया, इंटरमीडिएट डोमिनेंस कहा गया या सेमी डोमिनेंस कहा गया। और जब इसको फर्दर हमने सेल्फ क्रॉस करा दिया तो आगे हमें तीन तरीके के फ्लावर मिलेंगे, रेड, पिंक
और वाइट। F1 जनरेशन में इन 3 तरीके के फ्लावर मिलेंगे और इन तीनों का जो रेशियो होगा 1:2:1 होगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों। तो ये भी कभी पूछा जाता है, कभी क्या अधिकतर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो दोनों सेम होता है। तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 रहता है और फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 रहता है। जनरली क्या होना चाहिए, जो जीनोटाइप रेशियो होना चाहिए वो 3:1 होना चाहिए, सॉरी फिनोटाइप रेशियो 3:1 होना चाहिए और जीनोटाइप 1:2:1 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों रेशियो लगभग एक जैसे होते हैं, 1:2:1 होते हैं, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और ये स्नैपड्रैगन इसका एग्जाम्पल है, या फिर मिराबिलस जिलापा यानी 4 o'clock प्लांट, ये 2 इसके एग्जाम्पल है जिसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी सारे एग्जाम्पल वो अलग अलग चीज के हैं। जैसे ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल अलील का है या कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। किसका है? कोडोमिनेंस और मल्टीपल अलील। ह्यूमन स्किन कलर जो है ये प्लायोट्रॉफी का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से सी यानी स्नैपड्रैगन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है phenotype ratio of dihybrid cross। phenotype ratio of dihybrid क्रॉस, यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर क्रॉस का दृश्य प्रारूप यानी कि दिखने वाला अनुपात क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ए है 1:2:1, बी है 3:1, सी है 1:1 और डी है 9:3:1। ठीक है, आपके सेट में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें 9:3:1 लिखा हुआ है, जबकि 3:2 टाइम होगा। तो ये इसके ऑप्शन है कि कौन सा अनुपात सही है डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, सिंपल है, 1:2:1 ये फिनोटाइप अनुपात है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जैसे हमने अभी बताया। थ्री इज टू वन ये फिनोटाइप रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। वन इज टू वन ये जनरली आपको नहीं मिलेगा किसी में, ठीक है, या मिलेगा भी तो टेस्ट क्रॉस के कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, जब टेस्ट क्रॉस कराया जाएगा किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तब आपको इस तरीके का रेशियो मिलेगा, वो भी F2 जनरेशन में। F1 जनरेशन सॉरी F2 जनरेशन की ही बात हो रही है, तो वो टेस्ट क्रॉस में कराते हैं। जब टेस्ट क्रॉस हम किसी भी प्लांट का कराएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए कि शुरुआत में टॉल प्लांट लिए और ड्वार्फ प्लांट लिए, और फिर हमें F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट मिले, जब इनको टेस्ट क्रॉस करा देंगे तब हमें 2 तरीके के प्लांट मिलेंगे, एक टॉल मिलेंगे और एक हमें ड्वार्फ मिलेंगे। तब ये रेशियो कैसा हो जाएगा, 1:1 रेशियो हो जाएगा, यानी टॉल और ड्वार्फ का एक रेशियो हो जाएगा। तो ये किस कंडीशन में मिलेंगे, जब हम इसको टेस्ट क्रॉस कराएंगे। ठीक है, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं,
टेस्ट क्रॉस उसे कहते हैं कि जब हम F1 जनरेशन के जो भी इंडिविजुअल होते हैं इनको पेरेंटल जनरेशन के रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, तब उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस ही क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इससे टेस्ट होता है कि F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल है उनके जीनोटाइप कैसा होगा, होमोजाइगस होगा कि हेटेरोजाइगस होगा। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब बचा कौन सा, अब बचा आपका 9:3:3:1, तो यही है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो करेक्टर लिए जाते हैं, इसीलिए जो नंबर है वो 16 हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो जीनोटाइप है वो 16 हो गए। अगर आप इसको टोटल कर लीजिए 9 + 3 + 3 + 1, तो कितने हो गए, तो 3 3 6 हो गए, और 9 6 15 और 1 16। तो ये 16 करेक्टर आपको मिलेंगे जब डाई हाइब्रिड यानी कि दो दो करेक्टर को हम क्रॉस कराएंगे। जबकि जितने मोनो हाइब्रिड क्रॉस होते हैं उसमें जनरली 4 करेक्टर ऑब्जर्व होते हैं। जैसे आप इसको 1 1 2 1, इनको अगर प्लस कर लीजिए तो 4 मिलेंगे, इसको प्लस कर लीजिए तो भी 4 मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए टेस्ट क्रॉस। निम्न में से कौन सा क्रॉस परीक्षण क्रॉस को निरूपित करता है? तो इसके ऑप्शन है ए कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी, बी है स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी, सी है कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, और डी है कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी। तो ये 4 कंडीशन दे रखी है और इसमें पूछा गया है कि किस कंडीशन को टेस्ट क्रॉस कहेंगे। तो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्लियर किया कि F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी स्मॉल टी है उनको जब स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे, क्योंकि हम इसी जनरेशन के जो हाइब्रिड या होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस जो भी आ रहा है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि F1 जनरेशन में जो प्लांट है या जो भी इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, जैसे इसको क्रॉस कर दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसी तरीके से अगर होमोजाइगस कंडीशन में आया होता कैपिटल टी को स्मॉल टी से कर देते क्रॉस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कैपिटल टी ही मिलता है। इसका मतलब कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है तभी हमको सारे टॉल मिल रहे हैं, और ये हेटेरोजाइगस है इसलिए हमें टॉल भी मिल रहे हैं और ड्वार्फ भी मिल रहे हैं। तो इससे कंफर्म करने के लिए कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, हम इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं। ठीक है, रिसेसिव पेरेंट्स क्या हो गया, ये हो गया रिसेसिव पेरेंट, इसी से क्रॉस कराया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अगला क्वेश्चन है प्लायोट्रॉपिन is a phenomena in which
यानी कि प्लियोट्रॉपिज्म एक ऐसी परिघटना है जिसमें अब ऑप्शन है इसके, वन जीन कंट्रोल वन करेक्टर, बी है मैनी जीन कंट्रोल्स ए सिंगल करेक्टर, सी है मैनी जीन कंट्रोल मैनी करेक्टर। और डी है वन जीन कंट्रोल मैनी करेक्टर। तो प्लायोट्रोपिज्म में क्या होता है पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन है कि एक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है, दूसरा है एक से अधिक जीन एक गुण को नियंत्रित करता है, तीसरा है एक से अधिक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है, कि एक जीन एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि प्लायोट्रोपिज्म होता क्या है। तो प्लायोट्रोपिज्म का मतलब ये है कि एक जो जीन है वो कई सारे करेक्टर को कंट्रोल करे, तो वो कहलाता है प्लायोट्रोपिज्म। इसका जस्ट उल्टा जो है पॉलीजीन कॉन्सेप्ट है, उसमें कि कई सारे जीन जो है एक सिंगल करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइट हो गई, ठीक, तो हाइट में कई सारे जीन जो है वो एक पर्टिकुलर करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हाइट सिंगल प्रोसेस नहीं है जिससे बढ़ती है, उसमें आपको कैल्शियम का भी जो है डिपोजिशन चाहिए, बोन का जो है वो ग्रोथ चाहिए, सेल्स की ग्रोथ चाहिए, तो बहुत सारी चीजों की ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं। उसी तरीके से प्लायोट्रोपिज्म क्या करता है कि एक जीन कई सारे करेक्टर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि एक वेरिएशन जीन के एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, वेलिन से ग्लूटामिक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो शेप ऑफ द आरबीसी है वो चेंज हो जाता है। जो आरबीसी का जनरल शेप होता है वो कैसा होता है, ओवल होता है, कॉनकेव होता है, जबकि जो सिकल सेल एनीमिक पर्सन होते हैं उनका जो शेप होता है वो सिकल सेल होता है, यानी हंसियाकार होता है। नॉर्मली वो किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन सिकल सेल में ये कंडीशन हो जाती है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जनरली जो पार्ट पेशेंट होते हैं जिनमें सिकल सेल होता है, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन कैरी करने की जो है कैपेसिटी कम होने के कारण क्या होता है, हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है, यानी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके भी इलाज हैं, यानी कि उनमें और ज्यादा आरबीसी की जो है वो मात्रा होती है। लेकिन होता क्या है उसके कारण सिकल सेल में, उसके कारण और भी चीजें प्रभावित होती है, जैसे हार्ट, किडनी, आई, ये सारी चीजें अफेक्टेड होती है। तो एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है इन सारी चीजों को, यानी हार्ट की भी चीजों को, आई की भी और किडनी की भी। ये कंडीशन कहलाती है प्लायोट्रोपिज्म, यानी कि एक जीन कई सारे करेक्टर को अगर कंट्रोल करे तो क्या कहेंगे उसको, प्लायोट्रोपिज्म। तो ये क्वेश्चन आपको रटने वाला है, इसको रटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ
the following are genetic material? इसमें से कौन जेनेटिक मटेरियल है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी क्रोमोसोम और डी है ए एंड बी ओनली। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से आनुवंशिक पदार्थों के अंतर्गत किसे रखा गया है? डीएनए को, आरएनए को, क्रोमोसोम को, कि ए और बी दोनों को? तो देखिए, सबको पता है कि जो यूकैरियोट होते हैं एंड प्रोकैरियोट, उन सब में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। लेकिन डीएनए की उत्पत्ति सबसे पहले नहीं हुई है, ऑरिजिन सबसे पहले हुई है आरएनए की, क्योंकि आरएनए मोर सिंपल होता है। तो जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल वायरस, उनमें पाया जाता है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। आप देख भी रहे होंगे इस समय जो कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, तो वो भी जो वायरस है उसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। तो आरएनए एंड डीएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, बाकी यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, ए एंड बी। जबकि क्रोमोसोम में डीएनए ही होता है, तो इसलिए क्रोमोसोम को अलग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल is known as purity of gamete? इसके ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बी है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डी है बी एंड सी ओनली। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में डिटेल में चर्चा की थी कि जो मेंडल है उसके 3 कॉन्सेप्ट थे और अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग क्रॉसिंग से मिले। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब कराया, यानी कि वन कंट्रास्टिंग करेक्टर जब उन्होंने, तो उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए। एक दिया उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने बताया था कि F1 जनरेशन में वही करेक्टर अपीयर होंगे जो कि डोमिनेंट होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो जीन होते हैं उसके 2 वर्जन होते हैं जिनको एलील कहते हैं। एक वर्जन डोमिनेंट होता है और एक होता है रिसेसिव। जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट में 2 कंडीशन हो सकती है, एक टॉल एंड एक ड्वार्फ। तो टॉल में डोमिनेंट करेक्टर को कैपिटल टी से लिखेंगे और रिसेसिव को स्मॉल टी से लिखेंगे। तो यही जो वर्जन है जो कि जीन में पेयर फॉर्म में होते हैं, पेयर फॉर्म में इसलिए होते हैं क्योंकि एक मदर से मिलता है और एक फादर से मिलता है, ठीक। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये सेग्रीगेट होते हैं, यानी कि एक स्पर्म के पास एक ही गैमेट होगा, यानी या तो कैपिटल टी होगा या फिर स्मॉल टी होगा। उसी तरीके से एक ओवम के पास एक ही गैमेट होगा, यानी कि कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो अगर कैपिटल टी के साथ हुआ तो टॉल होंगे,
कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ होगा तो भी टॉल होंगे, लेकिन स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ होगा तो ड्वार्फ होंगे। तो ये कंडीशन होती है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जो जीन है वो सेग्रीगेट होंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम, और वो जो गैमेट होंगे वो ऑलवेज प्योर होंगे। तो प्योर होने के कारण इस कंडीशन को कहा गया प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, तो इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने, जितने भी क्वेश्चंस थे जेनेटिक्स के, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं सेट नंबर 1। तो कोशिश करिएगा जेनेटिक्स अगर आप हम लोग, ठीक है।